हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 1885 से लेकर के 1947 तक का इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जो भी मार्लो मिंटो सुधार है, गदर पार्टी है, अधिवेशन है, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी हैं। इसमें हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम जो 1885 से लेकर के 1947 तक का जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उनको हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे उदारवादी चरण में, दूसरा पढ़ेंगे उग्रवादी चरण में और तीसरा पढ़ेंगे गांधीवादी चरण में। अगर फ्रेंड्स इससे पहले की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो 3 चरणों में हम इस इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले पढ़ेंगे हम 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो स्थापना होती है तो वो कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं एक आईसीएस, अंग्रेज आईसीएस अधिकारी होते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। AO ह्यूम इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। ठीक है, इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो तब जो वायसराय होते हैं उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं। उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं। AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई थी। AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला। अब क्वेश्चन आता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है वहां इसका अधिवेशन संपन्न हुआ था। अब इसकी जो अध्यक्षता की, इसका जो नाम है, पहले इसका जो नाम था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका जो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ठीक है, इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। अब जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। क्वेश्चन बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मुंबई का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, तो यहाँ पर जो सदस्यों ने भाग लिया था उनकी संख्या थी 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब कांग्रेस के जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ,
इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। इन्होंने ये 3 बार अध्यक्ष बने। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की। पहली अध्यक्षता जो 1886 में की थी वो की थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था 1886, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद दूसरी बार इन्होंने 1893 में लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता की। उसके बाद इन्होंने 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता की। अब दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्ष बने। इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है? CLC। ठीक है, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है? CLC। C फॉर कोलकाता, L फॉर लाहौर, C फॉर कोलकाता। तो CLC। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता। जो दादा भाई नौरोजी थे ये प्रथम भारतीय थे जो विदेश में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी को गोल्ड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे है कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। अब कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो एनी बेसेंट है। वो कौन है? एनी बेसेंट है। इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1917 में। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला थी। ठीक है, प्रथम विदेशी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो हो गई विदेशी महिला अध्यक्ष की बात। तो विदेशी महिला अध्यक्ष की बात के बारे में आए तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। कब की थी? तो 1917 में की थी। आगे आए कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला। अब भारतीय महिला की बात आए पहली तो ये हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, क्यों हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हो जाएंगी। कहाँ की थी? तो कानपुर में की थी। कब की थी? तो 1925 के अधिवेशन में की थी। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष 1923। ठीक है, कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1923 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1923 के विदेश अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे युवा व्यक्ति थे। इनकी जो आयु थी वो कितनी थी? तो इनकी जो आयु थी वो 35 वर्ष थी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु थी इनकी। ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस पद पर रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लगातार 6 वर्ष तक रहे थे। आगे है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार गाया गया। कहां पर? 1896 की कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। इसकी जो अध्यक्षता की थी कोलकाता अधिवेशन 1896 में, वो की थी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने। किसने की थी? तो रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया।
इसकी जो अध्यक्षता की थी वो ईशन नारायण धर ने की थी। किसने की थी? तो ईशन नारायण धर ने की थी। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन, नोट में है आपका, वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। अभी क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्र क्या कहकर के पुकारा था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। आगे हम वो तो बात हो गई हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में और अधिवेशन के बारे में, ठीक है। हमारे अंग्रेजी प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, फारसी अध्यक्ष कौन रहे पहले, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन रही, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन रही, इसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे, अब बात आती है 1905 में बंगाल विभाजन की। तो बंगाल विभाजन के समय जो यहाँ का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसका उद्देश्य था जो बंगाल विभाजन करने का वो था हिंदू और मुसलमान में फूट पैदा करो, मतलब हिंदू और मुसलमान में मतभेद पैदा करो, इनमें फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की यही नीति थी कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और राज करो, ठीक है, इन लोगों को झगड़ाओ आपस में और खुद राज करो। तो बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। इस दिन पूरा बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सभी लोग किस शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था। इस दिन सभी ने एक दूसरे को राखी भी बांधी थी, मुसलमान हिंदुओं ने एक दूसरों को राखी बांधी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। तो इसलिए इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया था और 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन जब लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 किस दिन के रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब बात आती है जो बंगाल विभाजन होता है वो दो टुकड़ों में बट जाता है। एक तो हो जाता है पश्चिमी बंगाल और दूसरा हो जाता है आपका पूर्वी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल में आ जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसमें जो जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है वो हिंदू की होती है, हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र होता है। और जो पूर्वी बंगाल है वो इसमें आ जाता है पूर्वी बंगाल और असम। इसमें जो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र होता है। अब इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब बंगाल विभाजन होता है उसी अवसर पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये अपना प्रसिद्ध गीत जिनका आमार सोनार बांग्ला, इन्होंने एक प्रसिद्ध गीत लिखा आमार सोनार बांग्ला। इस गीत को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाए। जब बंगाल विभाजन होता है तो पूरा देश जो है शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है और रोड पर चलने वाले लोग इस गीत को गाते हैं आमार सोनार बांग्ला को। तो इस गीत को बंगाल देश जो है इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में, जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की जाती है बंगाल विभाजन के विरोध में। ये लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल विभाजन हो और अंग्रेज जो सरकार थी वो चाहती थी कि बंगाल विभाजन हो जाए। वो पूरे बंगाल बड़ा था, उसको एक साथ संभाल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया और मुसलमानों हिंदू में फूट पैदा कर दी, ठीक है। तो इसके विरोध में जो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद होती है 1905 में हो गया आपका बंगाल विभाजन। अब बात आती है 1906 की। तो 1906 में होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में होती है मुस्लिम लीग की स्थापना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना में क्या होता है कि यहाँ जब वायसराय होता है मुस्लिम लीग की स्थापना के समय तो वो होता है लॉर्ड मिंटो। इसकी स्थापना जो होती है 30 दिसंबर 1906 को होती है।
अब मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य जो था, भारतीय मुसलमान की रक्षा के लिए मुसलमानों ने एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इसका उद्देश्य जो था मुस्लिम लीग की स्थापना का, जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने अपने लिए एक प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की। इसका जो गठन करते हैं वो ढाका के नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसका गठन होता है। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। क्वेश्चन आए कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब आगे 1906 में हो जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना। बात आती है 1907 की। 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो 23वां अधिवेशन होता है। ये 26 दिसंबर 1907 को होता है। ये कहां पर होता है, तो ये होता है सूरत में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं रास बिहारी घोष। अब इस सूरत अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो गुटों में बट जाती है, एक गरम दल में और एक नरम दल में। मतलब नरम दल को हम बोलते हैं उदारवादी और गरम दल को उग्रवादी। तो कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में इसका विभाजन हो जाता है। इसका जो विभाजन क्यों होता है, तो इस विभाजन का कारण होता है वो होता है जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ था। वो कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई, वो बंगाल विभाजन हुआ था, तब ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है, बहिष्कार स्वदेशी मतलब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का मतलब है स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। जो विदेशी चीज हैं उनका बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ। तो गरम दल के नेता थे वो अपने हिसाब से इस आंदोलन को चला रहे थे, नरम दल के नेता थे वो अपने हिसाब से आंदोलन को चला रहे थे। तो इसी मतभेद के कारण इसी आंदोलन को चलाने के कारण ये कांग्रेस जो है इसका विभाजन हो जाता है गरम दल में और नरम दल में। ये दो दलों में बट जाता है कांग्रेस। अब जो उदारवादी नेता हैं ये तो देखो बहुत सारे हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको पढ़िएगा। उग्रवादी नेता हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये चार उग्रवादी नेता हैं, गरम दल के नेता हैं। इनको कहा जाता है बाल लाल पाल अरविंद घोष। ठीक है, बाल लाल पाल और घोष। इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो यह है बाल लाल पाल और घोष। ठीक है, ये जो चार नेता हैं आप इनको याद रखिए। उदारवादी अपने आप याद हो जाएंगे, बकाया जो बचे वो उदारवादी में है। तो उदारवादी जो नेता थे एक बार पढ़ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, दिनशाह इवाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, आनंद मोहन बसु और मनमोहन घोष। ठीक है, ये कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन में 22 अगस्त यहीं पर 2007 में और क्या होता है कि 22 अगस्त 1907 को भिकाजी कामा ने विदेश में पहली बार तिरंगा फहरा। ये भी अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्वेश्चन आया था कि विदेश में पहली बार तिरंगा किसने फहराया। तो विदेश में 22 अगस्त 1907 को सबसे पहले जो पहली बार तिरंगा फहराया गया वो भिकाजी कामा एक लेडीज थी, महिला थी। मैडम भिकाजी कामा के द्वारा विदेश में पहली बार तिरंगा 1907 को फहराया जाता है। आगे हम 1907 के बाद हम पढ़ेंगे 1908 में। 1908 में क्या होती है, खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। ये सबसे कम उम्र के शहीद व्यक्ति हैं।
ये सबसे कम उम्र के, मतलब 18 साल में इनकी जो उम्र थी जब फांसी इनको दी गई, तो 18 साल के ये युवा थे, सबसे कम उम्र के जो 18 साल के थे, इन्हें ये शहीद हो गए थे। तो ये किस वजह से शहीद हुए थे देखते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा 18 वर्ष के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। खुदीराम बोस, ये दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन्होंने 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी इन्होंने हत्या करने का, बम से हत्या करने का प्रयास किया। इसी आरोप में खुदीराम बोस, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। ये पकड़े जाते हैं खुदीराम बोस, इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। और जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं ये अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, ये भाग जाते हैं, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, तो ये भाग जाते हैं और ये अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद 1908 में 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दे दी जाती है। थोड़ा सा पानी पी लो। सॉरी, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में, इसी 1908 में एक घटना और होती है कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह के आरोप में, बाल गंगाधर जो तिलक थे ये उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो क्या होता है कि 1908 में राजद्रोह के आरोप में इनको वर्मा के मांडले जेल में 1914 तक कारावास होता है, इनको 1914 तक जेल हो जाती है। 1908 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और रिहा किया जाता है 1914 में जाकर के। इनको 6 वर्ष का कारावास हो जाता है, ये 6 वर्ष तक जेल में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें 1908 के बाद हम बात करते हैं 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। 1909 में आता है मार्ले मिंटो सुधार, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार। इसकी घोषणा होती है। इस समय जो वायसराय होता है वो वायसराय होता है मिंटो। इस समय यहाँ का जो वायसराय होता है वो होता है मिंटो और यहाँ सचिव होता है वो होता है मार्ले। सचिव कौन होता है? तो मार्ले। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है मार्ले मिंटो सुधार लाने का वो होता है नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों की एकता को तोड़ना। अंग्रेजों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था हर चीज का कि उनको भ्रमित करना, उनमें एक दूसरे में उनकी राष्ट्रवादी एकता में फूट डालना, हिंदू मुसलमान में मतभेद पैदा करना। ठीक है, ताकि वो वहां पर उनको आपस में लड़ाना और वो राज करें। ठीक है, तो क्या होता है कि इस सुधार में अलग अलग चुनाव मंडल प्रणाली की व्यवस्था की गई। इस सुधार में क्या होता है कि हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग चुनाव मंडल प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। आगे बात करते हैं अब हम 1911 के बारे में। 1911 में जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में दिल्ली दरबार होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है या उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। इस दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी भाग लेती हैं। इस दरबार में इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी होती है मैरी, उन्होंने भाग लिया और इस दरबार में 2 घोषणाएं की जाती हैं, 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और दूसरा प्रस्ताव होता है कि भारत की राजधानी कोलकाता, पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता हुआ करती थी, यहाँ वो प्रस्ताव पेश किया जाता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाए। तो भारत की जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई वो 1 अप्रैल 1912 को,
1 अप्रैल 1912 को दिल्ली में स्थानांतरित राजधानी की जाती है भारत की। आगे बात करते हैं 1911 के बाद 1912 हार्डिंग बम कांड। अब जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे 1911 के दिल्ली दरबार में। लॉर्ड हार्डिंग जो बम कांड होता है वो 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। दिल्ली के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उन पर बम फेंका। इसमें 13 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। ठीक है, उन 13 लोगों में 3 लोगों को फांसी दे दी जाती है। अमरचंद, अवध बिहारी लाल, भाई बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी जाती है। आगे बात होती है 1913 की। 1913 में गदर पार्टी का गठन किया जाता है। गदर पार्टी का गठन होता है 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन होता है। जो इसके संस्थापक होते हैं वो होते हैं लाला हरदयाल। हरदयाल जो मुख्यालय होता है इसका गदर पार्टी का वो होता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक, इसकी अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं सोहन सिंह भाखना। इस पार्टी की मुख्य पत्रिका जो थी वो थी गदर। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। ठीक है, जो पत्रिका थी गदर वो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। ये जो गदर पत्रिका है वो इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1 नवंबर 1913 को ये पहली बार उर्दू भाषा में छापी गई थी पहली। फिर उसके बाद ये सभी भाषाओं में, सभी अलग अलग भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ। तो पहली बार 1 नवंबर 1913 में जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसकी भाषा जो थी उर्दू थी। इसके हर पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा है। हर एक पहले पृष्ठ पर छपा जाता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1915 में क्या होता है कि गांधी जी का भारत में आगमन होता है। गांधी जी दक्षिण उस समय दक्षिण अफ्रीका में हुआ करते थे। तो 1915 में ये भारत आते हैं। 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था और भारतीयों को उत्साहित किया था कि वो अंग्रेजों का सहयोग करें। अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए कहा था उन्होंने कि अंग्रेजों का अगर आप सहयोग करोगे तो अंग्रेज सरकार आपके लिए कुछ अच्छा लेकर के आएगी। ठीक है, तो इस वजह से इनको 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया था। उसके बाद 1916 में होता है लखनऊ समझौता। 1916 में इनको गांधी जी को सेना भर्ती करा सिपाहियों का भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा था अंग्रेजों ने, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो सिपाही थे हिंदू भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इन्हें महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी अंग्रेजों ने कहा था। आगे होता है लखनऊ समझौता 1916 में। लखनऊ समझौता जो होता है इसकी जो 1916 के अधिवेशन में इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। अब 1916 में क्या होता है लखनऊ समझौते में जो कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 2 दलों में बट गई थी वो उसका एकीकरण हो जाता है। नरम दल और गरम दल दोनों दलों का यहाँ पर एकीकरण हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी यहाँ पर समझौता हो जाता है, उनके भी हस्ताक्षर हो जाते हैं 1916 में। आगे बात करते हैं, आगे 1916 में ही क्या होता है 2 होम रूल लीग की स्थापना होती है।
दो होम रूल लीग आते हैं। एक होम रूल लीग होता है आपका तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, दूसरा होता है एनी बेसेंट का। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल है, इसकी जो स्थापना होती है वो अप्रैल में होती है। ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं 1908 में गिरफ्तार किए गए थे। मांडले के बर्मा जेल में इनको डाल दिया गया था राजद्रोह के आरोप में। वहीं 1914 में जेल से निकलने के बाद क्या करते हैं कि 1916 में अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में इसका गठन करते हैं तथा पुणे में तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। अब जो होम रूल लीग का जो मुख्यालय बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, तो पुणे को बनाते हैं। शुरुआत जो होम रूल लीग की करते हैं वो करते हैं बेलगाम से। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो जोसेफ बोपेस्टिस्टा होते हैं और सचिव होते हैं एनसी केलकर। इन तिलक की दो पत्रिका थी, मराठा और केसरी। मराठा जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो पत्रिका थी वो मराठी भाषा में थी। दो पत्रिका थी। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। होम रूल लीग स्थापना करने का इनका यही उद्देश्य था और इनका यही नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। उसके बाद अप्रैल में 1914 में ये होम रूल लीग की स्थापना करते हैं तिलक। उसके ही बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा एक होम रूल लीग की स्थापना की जाती है मद्रास में। इसका जो मुख्यालय होता है वो मद्रास होता है। उद्देश्य इनका क्या होता है कि स्वशासन की मांग। इनका उद्देश्य क्या होता है, स्वशासन की मांग। इनकी दो पत्रिका हुई इनकी दो पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया जो पत्रिका थी वो दैनिक पत्रिका थी, डेली प्रकाशित होती थी, और कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। आगे बात करेंगे 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार चंपारण के किसान, यहाँ पर किस हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक है, किसान करना। 1917 में बिहार का चंपारण जिला है, वहां पर किसान राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। अब उन किसानों की स्थिति क्या थी कि जो नील बागान मालिक थे, यूरोपीय नील बागान मालिक, उनके द्वारा जबरन किसानों से 3 कठिया प्रणाली पर नील की खेती करवाते थे। मतलब उनकी जो जमीन है उसके एक हिस्से पर जबरन नील की खेती करवाते थे। तो किसानों की स्थिति के बारे में किसने अवगत कराया, उनको महात्मा गांधी को। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में भी आया था बीपीएससी के में, तो उन्होंने कराया था। जो बिहार के चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के आमंत्रण पर महात्मा गांधी बिहार में आए थे। अब चंपारण में नील यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों से अपनी भूमि पर जबरन 3/20 पर नील की खेती करवाते थे। ठीक है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार चंपारण में किया। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कब किया। ठीक है, तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा कहा। अब गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी है वो किसने दी है, तो महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। कब दी, तो चंपारण का जो सफल नेतृत्व, चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व के बाद। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर देती हैं। गांधी जी के साथ चंपारण में और कौन कौन लोग गए थे, अभी भी ये बीपीएससी में पूछा गया था कि गांधी जी के साथ, अभी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 3.2 में, कि गांधी जी के चंपारण में गांधी जी के साथ और कौन कौन थे।
तो उनके साथ बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेवी कृपलानी, नरहर पारीक और महादेव देसाई, ये सभी गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। आगे बात करते हैं हम 1918 की। 1917 के बाद हम पढ़ते हैं 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन किया। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर कपड़ा मिल मजदूर जो थे उनका समर्थन किया। यहाँ पर क्यों हुई थी भूख हड़ताल? उसका कारण था कि यहाँ जो मिल मालिक थे वो फ्लैग जो बोनस मिलता था मजदूरों को उसको समाप्त कर देना चाहते थे। इस पर मजदूरों ने विरोध किया और अपने लिए 35% बोनस की मांग की। ये लोग इस बोनस को समाप्त कर देना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने हामी भरी कि ये 25% बोनस देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल की और अपने लिए 35% बोनस की मांग की। उसके बाद क्या होता, यहाँ पर भी महात्मा गांधी ने इन मजदूरों का सहयोग किया, इनका नेतृत्व किया। ठीक है, इसका विरोध भी किया फ्लैग बोनस को समाप्त करने के लिए। उसके बाद होता है 1918 में खेड़ा आंदोलन। ये प्रथम असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, खेड़ा जो आंदोलन है यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये प्रथम असहयोग आंदोलन होता है। खेड़ा जो है वो गुजरात में है। ठीक है, जो गुजरात के किसान थे उनकी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद भी अंग्रेज उनसे जबरन कर वसूल कर रहे थे। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और लगान न देने को कहा। इस मामले पर जब गांधी जी ने जांच करवाई तो पता लगा कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से कर वसूलने को कहा है जो लगान दे सकते हैं। ठीक है, जो लगान दे सकते हैं, और इस संघर्ष को गांधी जी ने वापस ले लिया था। गांधी जी भारत में एक बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इन सभी सत्याग्रहों में सभी आंदोलनों में इन्होंने अच्छा नेतृत्व किया, अच्छा इसका सहयोग किया। तो ये एक भारत में एक अच्छे नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। ये पहले से ही चर्चित थे। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के लिए इन्होंने किया था उसको लेकर के ये चर्चित थे पहले से ही। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है। इसको बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। इसको क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। इसको काला कानून भी कहा गया, काला अधिनियम। ये क्या था कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके सिर्फ संदेह के आधार पर कि उसने कुछ गलत किया है, सिर्फ संदेह के आधार पर सरकार उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल सकती थी। केवल संदेह के आधार पर, बिना मुकदमा चलाए, केवल संदेह के आधार पर उसको जेल में डाल सकती थी। ये था आपका रॉलेट एक्ट। इसको ही कहा गया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। केवल संदेह के आधार पर सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी और आपको जेल में डाल देगी। जो कानून आया था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 तक। ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है 1914 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, 14 से लेकर के 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। उसके बाद 1919 में ये कानून आता है भारत में। तो ये जो भारतीय जो लोग थे ये सोच रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी सरकार, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वहां पर उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था उस युद्ध में। महात्मा गांधी ने भी सिपाही उनको सैनिकों को भर्ती कराया था उनकी फौज में।
तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत किया सरकार ने। उनके लिए एक बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून ले आई। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अच्छा सरकार ने नहीं किया उनके लिए जो वो सोच रहे थे। इसका जो उद्देश्य था भारत में लाने का सरकार का, वो ये था कि भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को नष्ट करना। क्रांतिकारियों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए यह कानून लाया गया, इसको बोला गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, गांधी ने क्या किया कि इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करवाई। देशव्यापी ये हड़ताल करवाते हैं इस कानून के विरोध में। तो आगे क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब ये बाग हत्याकांड क्यों होता है, देखिए, पंजाब के जो दो लोकप्रिय नेता होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक विशाल सभा का आयोजन होता है। ठीक है, विशाल इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। और ये रॉलेट एक्ट था जो उसके विरोध में भी यहाँ पर चर्चा की जाती है, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो यहाँ क्या होता है कि जो जनरल डायर होता है वो सभा में जाकर के यहाँ पर करेक्शन करना यहाँ पर हो जाएगा आपका निहत्थी। ठीक है, यहाँ होगा आपका निहत्थी। जो जनरल डायर है उसने सभा में जाकर के निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग था वो 3 ओर से घिरा हुआ था। उसमें जो रास्ता निकलने का था, बाहर निकलने का, वो एक ही रास्ता था। अंदर जाने और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, वो तीनों ओर से बंद था, तीनों ओर से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर उसने सभा में अंदर जाकर के गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया जनरल डायर ने। इस घटना में जो इस कांड में जो लगभग 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो 1000 लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, जो सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। इन दोनों लोगों ने अपनी उपाधि वापस कर दी। ये दोनों लोग अपनी उपाधि को वापस कर देते हैं। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है जहां पर बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो का जो पार्ट छूट गया है, सेकंड पार्ट, उसके आगे और, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।